Good afternoon to all of you RC Academians. I am DK Jha from RC Academy online classes. Must watch, must listen for your best future. Always seen. Better for better is better than you will be better. थैंक यू। सबसे पहले मैं अभी आज वर्ग नवम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय 2 लहासा की ओर का शेष भाग लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने आप लोग को लहासा की ओर के 2 वीडियो दिए हैं, उसके बाद का मैं अभी आपको तीसरा वीडियो दे रहा हूँ। मैंने कहा था कि सबसे पहले जब इन्होंने कहा कि शाम के समय में तिब्बत के लोग छक्कर शराब पीते हैं, क्योंकि हमारे बिहार में बंदी है और होना भी चाहिए, तो वहाँ के लोग जो कि काम के रूप में बहुत व्यस्त रहते हैं, वो छक्कर शराब पीते हैं, मज़े इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और जो भी है उनका, और शाम के बाद वो बिल्कुल ही होश में नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने ये कहा, लेखक का नाम क्या था जी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था कि जब वो छक्कर शराब पीते हैं और अब हमें बिकट ठोंडला दांडा ठोंडला पार करना था, जो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार की फीट की ऊंचाई के होने के कारण मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। मतलब वहाँ पे जब 16-17 हज़ार फीट की हाइट थी और नज़दीक में कोई गांव नहीं था, चूँकि ऑटोमेटिक ही चीज़ है भाई, पहाड़ पे हैं तो पहाड़ पे कौन सा गांव मिलने वाला है हम लोगों को। होता है हम लोग कभी कहीं कहीं ऐसी जगह जगह जाते हैं जहाँ 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं, सड़क के किनारे देख लीजिए, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि घर का घर भरा हुआ, और कहीं पे होता ऐसा होता है कि मिलता ही नहीं कोई भी। तो ये एक संयोग की बात है कि हो सकता है वह घनी आबादी नहीं होती, ऐसा देखा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले जब ये चढ़ाई करनी थी, गांव गिराव नहीं था, नदियों का मोर, पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देख सकते थे। मतलब बहुत ही सुनसान और वीरान जगह था वह। जो जगह वीरान होती है वह डाकुओं के लिए सुंदर होता है। क्यों? उन्हें मार काट करने में फ़ायदा होता। तो यहाँ भी वही चीज़ था, वह डाकुओं के छिपने का सर्वोत्तम स्थान माना गया था, जहाँ डाकू छिपा करते थे। अब देखिए कि लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता था। सरकार, खुफिया विभाग, पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। यहाँ गवाह भी कोई नहीं मिल सकता था। अर्थात अगर आप देख भी लिए कि भाई वो मार दिया, तो गवाही देने कोई नहीं आता था, क्योंकि सबों को पता था कि ये निर्जनीय क्षेत्र है, यहाँ अगर हम इस प्रकार के कार्य करेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं होगा। और देखिए, प्राण का मुँह तो सबको होता है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले हो या शहरी क्षेत्र में रहने वाले हम और आप हैं। कहने को बहुत कहते हैं हम लोग, प्राण का मुँह नहीं है प्राण, लेकिन जब प्राण पे आते हैं ना, अगर प्राण का मुँह नहीं होता, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाते, प्राण का मुँह है तभी जाते हैं, ठीक है, या कोई भी कहें। तो मैंने ये कहा। उसके बाद देखिए, बहुत जगहों पे ये आदमी डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम है पिछले ही साल ठोंडला के पास खून हुआ था, हत्या हो गई थी, और ये जब किसी को गांव में देखते थे तो उससे दया की भीख मांगते थे, उससे ये दया की भीख मांगते थे। ये लोगों से कहते थे कि भाई थोड़ा हम पे दया करो, और ये दया के लिए एक शब्द का प्रयोग करते थे, कुची कुची। कुची कुची को जो है वह तिब्बती शब्द है, और यहाँ पे बंग और इसका हिंदी होता है दया करें, दया करें, दया करो, दया करो। मैंने कहा दूसरे दिन जब ये घोड़े पर सवार होकर चल पड़े तो दांडे से पहले एक जगह चाय पीकर दोपहर के वक्त दांडे के ऊपर जा, समुद्र तल से ये 17 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई पे थे। फ्रॉम द सी लेवल दे हैव ऑन हाइट ऑन 17 to 18,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल। वहाँ से हजारों हिमालय के शिखर चले गए थे। भीठें भी दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, मतलब बिल्कुल ही अजीबोगरीब माहौल था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। देखिए, शायद एक दो और सवार साथी हमारे साथ मिलकर चल रहे थे। अब मैंने पहले कहा था इनके साथ और भी इनके साथी चल रहे थे। चलते चलते जब ये आगे पहुँचे तो आगे पहुँचने के बाद इन्होंने देखा कि वहाँ का एक अजब अजब सा माहौल है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत माहौल है।
तिब्बती यात्रा अपने आप में एक रोमांचक यात्रा है। देखिए, सभी के बस की बात नहीं होती है पहाड़ी यात्रा करना। मैंने भी किया है 2003 में। आपने नाम सुना होगा हेमकुंड साहब पर्वत। मैंने भी उस पर ट्रैक किया था, पहाड़ पे चढ़ाई की थी ऑन व्हेन आई वाज सेलेक्टेड फॉर सीडीएस सेकेंड एनडीए इन 2003, बैच नंबर 15 215। ठीक है, तो मेरा बैच नंबर था वो। मैंने फेस किया था सीडीएस फ्रॉम व्हेन, जब हम लोग 12 पास करके ऑनर्स में आए थे, उस समय की ये घटना है। तो कोई, खैर कोई बात नहीं है। तो मैंने देखा है और ये इसका मैं स्वयं अनुभव कर चुका हूँ। चमोली की पहाड़ियों पे, बद्रीनारायण की पहाड़ियों पे ये सब देखने को आराम से मिल जाएगा आपको, जहाँ पे घोड़े की चढ़ाई होती है, घोड़े से लेके लोग, या ये नहीं, अब तो बहुत कॉमन यात्रा है हमारे वैष्णो देवी की माता, वैष्णो माता की। तो बहुत सारे ऐसी यात्राएं हैं। अब मैं आपको आपकी ध्यान आकृष्ट करूँगा कि इनके चारों तरफ जब ये गए तो सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। डांडे के एक देवता थे जिनका स्थान था, ऐसा मंदिर था उनका, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सिंह और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब देखिए, वो चूंकि आदिवासी क्षेत्र भी होगा, पहाड़िया निर्जन, तो आदिवासी लोग होंगे, तो वो पहाड़ों में झंडों से, हड्डियों से, जानवरों के सबसे सजाया हुआ था। और कहते हैं कि चढ़ाई तो कुछ दूर मुश्किल, थोड़ी दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद एक दो और सवार, हाँ, साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमा चलने लगा। सवाल है कि लेखिका का घोड़ा धीमा क्यों हो गया था। तो देखिए, चढ़ाई के कारण, जिस तरह से हम प्राणी हैं तो घोड़ा भी तो प्राणी है ना, प्लस उसने थोड़ा अधिक यात्रा कर ली होगी। तो अधिक यात्रा करने के बाद तो कोई भी थक सकता है। तो अधिक थक जाने के कारण वो धीमा धीमा चल रहा था। अब कहते हैं कि लोग अपने घोड़े को पीटते थे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन ये उस घोड़े को पीटना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि बहुत यात्रा ये घोड़ा कर चुका है। अब जिस कारण से देखिए, अब वह बहुत पिछड़ चुका था और मैं दोनिक वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूलता हुआ आ रहा था। मतलब बिल्कुल बेजान, दोनिक दोकिन वस्तु मतलब बेजान की तरह ये झूलते हुए आ रहे थे। घोड़ा आगे जा रहा या पीछे, जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक दो जगह दो रास्ते फूटे थे, मैं बाएं की ओर चल पड़ा। मैंने पहले कहा वो अधिक चल पड़ा था, ये रास्ता भी रास्ते में भटक गए थे। रास्ता भटक जाने के कारण इनका घोड़ा आगे आगे निकल गया, फिर इन्हें वापस आना पड़ा अपने सही रास्ते को पकड़ने के लिए। अब देखिए, मंगोलों का चेहरा जो काफ़ी लौट कर काफ़ी लाल होता है, और अब वह पूरे गुस्से में थे, पूरे गुस्से में थे कि भाई ये रास्ते में कहाँ भटक गए थे, इनको खोजना पड़ा, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। अब देखिए, तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंग तो मैंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूँक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा क्या कसूर नहीं मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला मुझे। अब देखिए, सुमति ने कहा, देखो तुम्हारा इंतज़ार करते करते मैं 3 4 कप चाय पी चुका हूँ। अब 3 4 कप चाय पीने का मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सरकंडा, मतलब वो जो होता है भूसा का जो होता है ना ढेर, उसको जला चुके थे, क्योंकि ठंड होगी इसलिए कारण से वो जला के हीट कर रहे थे, ताप रहे शरीर को। अब कहते हैं, इन्होंने कहा, देखो मित्र, मैंने पहले कहा कि अगर कोई मित्र आपका गुस्सा कर रहा हो तो आपको चाहिए उससे ठंडे से बात करना। अब इन्होंने कहा, देखो मेरा कोई दोस्त नहीं है। और ये सुमति इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि उसे यजमान के घर जाना था। तो खैर उन्होंने पहले सत्तू पिया, फिर रात को गर्म थुक्पा पिया। थुक्पा जो होता है वहाँ एक स्पेशल पेय पदार्थ है जिसे हम लोग पीते हैं। अब वह टिहरी के मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। अब देखिए, इनके पास बहुत सारी पतली पतली गंडियाँ थी, जनों की तरह, धागे की तरह गंडियाँ रखते थे, और ये लोगों को पहुंचाते थे, और गांव वाले इनको उस गंडियों के बदले पैसे या कोई सामान दिया करते होंगे। तो कहते थे वह अपने यजमानों के पास जाना। तो मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधार ही उधार ही लगा देंगे, उधार ही लगा देंगे। मैंने कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट लो, मगर आसपास गांव मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँच के रुपये दूँ। मतलब तुम जो मुझे छोड़कर तुम दूसरे गांव जाओगे तो किस लिए, गंडे को बेचोगे तो पैसा मिलेगा। तो तुम चिंता मत करो, तुम उस गंडे को उसी गांव में बांटो जहां हम लोग चलते हैं, उस गांव में बांट दो। और अगर दिक्कत हो रही है तो तुम चलो, जब तुम पहुंच जाओगे मेरे साथ तो मैं तुमको क्या कर दूंगा, जो तुम्हारा जो कॉस्ट होगा, जो तुम्हारा पैसा मतलब आना चाहिए था, वो पैसे मैं तुमको इनपुट दे दूंगा अपने हाथों से, तुम्हें नुकसान होने नहीं दूंगा। अब देखिए, 10 11 बज चुका था। सुमति भी अपने, अब सबसे पहला देखिए इसमें जो है कि यहाँ के जागीर
कि सबसे बात निराली थी कि यहाँ के सबसे जो जागीर का जो हिस्सा था वह जागीरदारों के लिए थे। वो खुद खेती करता था, अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार खुद खेती कराता, जिसके लिए बेगार मजदूर मिल जाते थे। बेगार का मतलब क्या, केवल पेट भात पर, पेट भात का मतलब केवल खाना पीना पे, ठीक है। उनके वजह से ना पैसा देते थे ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलता था। अब कहते थे जो जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। सेकर की खेती मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, वह बड़े प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर अर्थात बुद्ध अनुवाद, कंजूर देखिए, कंजूर क्या है, बुद्ध अनुवाद का पुस्तक है। कंजूर जो है वो बुद्ध के अनुवाद किया हुआ है, हिंदी में पुस्तक है। उसमें 103 हाथ से लिखी गई पोथियाँ हैं। कितने पोथियाँ हैं, 103 पोथियाँ हैं, जिसको कि किससे लिखी गई है, तो हाथ से लिखी गई है। और हस्तलिखित पोथियों में एक बहुत ही अहम चीज़ है कि हस्तलिखित अर्थात उसका एक गवाह है कि भाई बुद्ध ने ही लिखा था, हाथों से लिखी गई है, आज की तरह नहीं कि प्रिंटेड मशीन से प्रिंटेड करके आया हुआ हो। अब देखिए वहाँ बड़े बड़े मोटे कागज पर अक्षर में लिखल थे, एक एक पोथी 15-15 शेर, शेर का मतलब किलो होता है, ध्यान दीजिएगा, शेर का मतलब किलो होता है, वो जंगल वाला शेर नहीं। तो 15-15 किलो का एक एक किताब था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के लिए बारे में पूछा। मैं अपने पुस्तकों के भीतर था, तो सुमति ने मुझसे पूछा कि मैं क्या यजमान के यहाँ जाऊँ, तो चूँकि राहुल सिंह सांकृत्यायन जी अपने पुस्तकों को पढ़ने में व्यस्त थे। अब देखिए होता है क्या कि जो जिस लक्ष्य के लिए गया वो तो काम करेगा ही ना। सुमति जो है वो यजमानों के लिए यहाँ निकला था और यह अपने यात्रा के लिए। इन्होंने यात्रा में पुस्तकों में ये इतने रम गए थे कि इन्होंने उसे परमिशन दे दी, ठीक है अब तुम जाओ। दूसरे दिन वह गए, मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दोपहर चले आए। तिंगरी उनको लगा कि ये सुमति 2-3 दिन में आ जाएगा, तो हमको पढ़ने 2-3 दिन तो लग ही जाएगा तब तक ये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो दोपहर में ही पहुंच गए। तिगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहाँ से चल पड़े। अब देखिए एक बहुत ही रोचक कहानी है कि हमारे हिंदुस्तान में, मैं बात विदेश की नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। अभी हिंदुस्तान में ही बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं और बहुत ही रोचक तथ्य हैं। तो बच्चों ये आपका आज लहासा की ओर, जिसके लेखक या कहानीकार राहुल सांकृत्यायन जी थे, उनके विषय में मैंने आप लोग को बताया। और एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप लोग इस चीज़ के प्रति एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए। और जिस पाठ का अगर आपको कोई अध्याय पढ़ना हो, बोलना हो, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे भी आप उसको शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे अभी भी व्हाट्सअप से जुड़े नहीं, व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या साइंटिफिक स्टडी से नहीं जुड़े हैं, आप उनको जोड़िए और कहिए कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा वीडियो उनको सबसे पहले मिल सके और ताकि मैं और आप कनेक्ट हो सकें, आपके विचारों को मैं जान सकूं। धन्यवाद बच्चों, तब तक के लिए शुभ रात्रि। हैव ए नाइस डे।